हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है। अब जितने भी टीडीएस और टीसीएस की पेमेंट हो रही है वो सारे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग हो रही है। हम रेट भी नए एक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं और जितनी भी चालान वगैरह हम पे कर रहे हैं टीडीएस की या टीसीएस की, वो नए एक्ट के अकॉर्डिंग जो नया सेक्शन है उस नए सेक्शन में हम सारा का सारा पेमेंट करेंगे। और जब रिटर्न फाइल होगी टीडीएस की या टीसीएस की रिटर्न, तो टीडीएस या टीसीएस के रिटर्न भी हम नए जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग फाइल करेंगे। मतलब आपका जितना भी रेट है वो भी चेंज हो गया, जितने सेक्शन है वो भी चेंज हो गए, और जो नया वाला सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको सारा का सारा टीडीएस का चालान पे करना पड़ेगा। और फॉर्म नंबर भी बदल चुके हैं, तो सारी के सारी टीडीएस रिटर्न आपको नए फॉर्म में आपको फाइल करनी पड़ेगी। तो टीडीएस का रेट, टीडीएस का सेक्शन, टीडीएस का चालान और टीडीएस के फॉर्म, और टीसीएस के रेट, टीसीएस का चालान, टीसीएस के रिटर्न और टीसीएस के फॉर्म, ये चारों चीज़ें हम नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग देखने वाले कि क्या है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बताया था मैं आपको। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में अब हम प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब हम जो हमारा करंट ईयर है, जैसे अभी अप्रैल 2026 से मार्च 2027 का जो हमारा करंट पीरियड है उसको हम बोलेंगे सिंपल इनकम टैक्स एक्ट में कि टैक्स ईयर 26-27 चल रहा है हमारा। ठीक है, अब हम कभी भी प्रीवियस और असेसमेंट ईयर के एंगल से बात नहीं करेंगे, हम हमेशा टैक्स ईयर के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि किस टैक्स ईयर का कितना रेट है और किस टैक्स ईयर का कितना हमारा चालान है, क्या है, सब टैक्स ईयर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है जी, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि टीसीएस अप्लाई कब होगा। तो जो टीडीएस का कॉन्सेप्ट है 100% सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। जब भी हमारा क्या है, देखो, एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग और एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द कंसिडरेशन, जो अर्लियर हो उसमें हमारा टीसीएस लग जाता है। पर टीसीएस, सबसे पहले ये समझो कि टीसीएस होता क्या है। ठीक है, हम टीडीएस नॉर्मली क्या करते हैं, कोई चीज़ का पेमेंट करते हैं तो टीडीएस काट के करते हैं। टीसीएस में जस्ट उल्टा होता है, एक सेलर है एक बायर है। ठीक है, एक सेलर है और एक हमारा बायर है। सेलर जब भी बायर को कोई भी चीज़ सेल करेगा तो दो चीज़ें वसूल करेगा। पहला, एक तो कंसिडरेशन लेगा, जितना सेल वैल्यू है उसका हम कंसिडरेशन ले लेंगे, और साथ में हम उस सेल के ऊपर टीसीएस भी कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे छोटा सा एक थॉट है यहाँ पे, लेकिन ये थॉट आपको पता होना चाहिए। अगर यही आपके पिक्चर माइंड में क्लियर नहीं है कि टीसीएस कब अप्लाई होता है, तो फिर टीसीएस का डिस्कशन आप समझ ही नहीं पाओगे। तो टीसीएस नॉर्मली सेल पे अप्लाई होता है। सेल करते समय सेलर बायर से टीसीएस भी वसूल करता है। ठीक है जी, तो टीसीएस की वसूलने की, टीसीएस कलेक्शन की टाइम कब होगी, किस टाइम पे टीसीएस कलेक्शन ट्रिगर होगा, तो उसके लिए बोलते हैं हम, जब हम डेबिट करते हैं पार्टी को, सेल का केस चल रहा है तो सेल के केस में क्या एंट्री मारते हो, डेटर्स टू सेल्स। यहाँ पे पार्टी को क्या करते हो, डेबिट करते हो। सपोज 1 अप्रैल को हम सेल करते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल को कोई चीज़ का हम सेल करते हैं और इसकी जो होती है 1 मई को इस डेटर से हमारा कलेक्शन आ जाता है, कैश टू डेटर्स। ठीक है ना, 1 मई को। तो रूल क्या है कि डेबिटिंग द पार्टी को हमने डेबिट कर दिया था 1 अप्रैल को, और रिसीविंग द कंसिडरेशन 1 मई को रिसीव हुआ है। इस दोनों में अर्ली क्या है, 1 अप्रैल। तो जो पहले हो गया, अर्ली जो हो गया 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को टीसीएस अप्लाई हो जाता है। तो टीसीएस आपका अप्लाई हो गया अप्रैल मंथ में, तो अप्रैल मंथ की टीसीएस सिंपल उसको 7 मई तक पे कर दो, काम ख़त्म। ठीक है, तो टीसीएस अप्लाई कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। जस्ट लाइक टीडीएस है, कोई नया रूल इसमें नहीं है। और ये एक एक्सेप्शन है हमारा, इस एक्सेप्शन में ये बोला गया है कि टीसीएस जो होता है, हम यहाँ पे डेबिटिंग द पार्टी और रिसीविंग द कंसिडरेशन जो अर्ली होता है वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। जब एक्चुअल में जब यहाँ पे कंसिडरेशन अपने को मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द कंसिडरेशन, उस समय हम टीसीएस को कलेक्ट करेंगे जी।
ठीक है। ऐसा कब होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ लग्जरी आइटम के केस में होता है हमारे पास। और सबसे पहले ये भी बता दूं आपको कि टीसीएस जो होता है वो सारे गुड्स पे और सारे सर्विसेज पे अप्लाई नहीं होता है। कुछ लिस्ट ऑफ गुड्स है, कुछ लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स है जो गवर्नमेंट ने अपने को बता रखी है, बस वहीं पे टीसीएस आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि हर जगह टीसीएस अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लग्जरी आइटम्स होते हैं जो हम डिटेल्स में आके पढ़ने वाले हैं। मोटर व्हीकल हो गया, रिस्ट वॉच हो गया, आर्ट पीस हो गया, क्वाइन स्टैम्प हो गया, याट हो गया, बोट, हेलीकॉप्टर, सनग्लासेस, हैंडबैग, पर्स, शूज़, स्पोर्ट्स वियर, स्पोर्ट इक्विपमेंट, होम थिएटर, हॉर्स। कौन से? ये सारे आइटम जो 10 लाख से ऊपर वाले हो। अगर 10 लाख से ऊपर ये सारे आइटम होते हैं तो उसको लग्जरी आइटम बोलते हैं। और इस आइटम के ऊपर जो टीडीएस होती है वो टीसीएस कलेक्ट कब करोगे? टीसीएस कलेक्ट करना जब इसकी एक्चुअल में कंसिडरेशन अपने को रिसीव होगी उस समय करना। नॉर्मल तरीके में क्या होता है? डेबिट और रिसीविंग द कंसिडरेशन, जो दोनों में अर्लियर हो उस पर हम टीसीएस अप्लाई कर देते हैं। बट यहाँ पे टीसीएस अप्लाई करना जब एक्चुअल में आपके पास कंसिडरेशन आएगी तब, ठीक है जी। आगे देखते हैं, एक छोटा सा और डिस्कशन है वो भी कर ही लेते हैं। ड्यू डेट्स क्या होता है? टीडीएस का और टीसीएस का दोनों का सेम होता है, इसलिए मैंने दोनों का यहाँ पे सेम डाल दिया है। अप्रैल से फरवरी का ड्यू डेट क्या होता है? हर महीने की टीसीएस अप्रैल की मई में, फरवरी की मार्च में, अप्रैल की मई में, मई की जून में, जून की जुलाई में, हर महीने का टीसीएस और टीडीएस जस्ट उसके अगले महीने की 7 तारीख को हम पे करते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हर जगह में ये फॉलो करते हैं। लेकिन मार्च मंथ में हमारे पास वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, पूरे ईयर की क्लोजिंग करनी होती है। तो मार्च मंथ में गवर्नमेंट ने बोला कि मार्च की आप 7 अप्रैल को मत पे करो, आपको हम एक्सटेंशन दे रहे हैं, आप आराम से 30 अप्रैल तक पे कर देना। लेकिन टीसीएस के केस में ऐसा नहीं होता है। टीसीएस में कोई एक्सटेंशन नहीं है, वो 7 अप्रैल को ही आपको पे करनी पड़ेगी। ये छोटा सा चेंजेस है, आपको पता होना चाहिए, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है जी। और रिटर्न क्या होता है? रिटर्न का सिंपल है, हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। जून का जुलाई में करते हैं, सितंबर का अक्टूबर में, दिसंबर का जनवरी में, और मार्च की पेमेंट तो आप अप्रैल में करते हो तो उसका रिटर्न हम 1 महीने बाद मई में करते हैं जी, ठीक है। हर जून की 31 जुलाई, सितंबर की 31 अक्टूबर, दिसंबर की 31 जनवरी और मार्च का हम 31 मई को करते हैं, ठीक। टीसीएस में क्या होता है? टीसीएस में 31 का कॉन्सेप्ट नहीं है। टीसीएस में आपको मिड ऑफ द मंथ में फाइल करना पड़ता है, जिसका मतलब जून क्वार्टर का 15 जुलाई तक, सितंबर क्वार्टर का आपको पे करना पड़ेगा 15 अक्टूबर तक, दिसंबर क्वार्टर का 15 जनवरी तक, और 31 मार्च का हम तो आपको बताया ना, 31 मार्च का आपको 7 अप्रैल तक पे करना था टीसीएस, तो आपको पे करनी पड़ेगी 15 मई तक, आपको टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो मार्च में हमेशा थोड़ा एक्सटेंशन होता है, नॉर्मल तरीके से थोड़ा हटके काम होता है मार्च में, ठीक है। पेमेंट भी हम आपको बोल दिए थे कि टीडीएस का आराम से करना 30 अप्रैल तक, लेकिन टीसीएस में बोल दिए थे कि 7 को कर दो, इसमें टाइम पे दो, ठीक है। और रिटर्न के लिए भी हम बोल रखे हैं कि 31 मार्च की रिटर्न 31 मई तक पे करना। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा और डिस्कशन है वो भी कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लेट डिडक्टेड ऑफ टीडीएस या लेट कलेक्शन ऑफ टीसीएस, इंटरेस्ट कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर लेट से आपने डिडक्ट किया है या लेट से आपने कलेक्ट किया है तो ठीक है, जिस डेट को आपको कलेक्ट करना चाहिए था या जिस डेट को आपको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, उस डेट से लेकर के जब एक्चुअल में आपने डिडक्ट या कलेक्ट किया वहाँ तक आप वहाँ पे 1% के हिसाब से 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आप इंटरेस्ट पे कर दो गवर्नमेंट को, कहानी ख़त्म, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट काट लेते हैं और काट के पेमेंट लेट से करते हैं, मतलब आप पैसे का बेनिफिट उठाने के चक्कर में हो, तो उस केस में गवर्नमेंट बोलेगी आपने पेमेंट काट के क्यों नहीं दिया टाइम पे हमें। उस केस में 1% नहीं, आपसे हम 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का हम इंटरेस्ट आपसे लेंगे। और पीरियड क्या होगा? पीरियड हमारी ड्यू डेट से नहीं होगी। होता ना कि अप्रैल का हमने टीडीएस ले लिया था, लेकिन हमें मई में पेमेंट करना था 7 मई को, तो हम 7 मई को पेमेंट नहीं कर पाए, हम बाद में पे किए। तो 7 मई से नहीं, जिस दिन आपने टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट या कलेक्ट किया था उसी दिन से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। कब तक? जब आपको उसको एक्चुअली टीडीएस को पे कर देते हैं या टीसीएस को पे कर देते हैं तब तक। तो ये छोटा सा चेंज था, वो आपको बताना चाहिए, मैंने बता दिया आपको, ठीक है जी। आगे देखो, अब यहाँ पे एक कंप्रिहेंसिव पूरा लिस्ट है, इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग सारा टीसीएस का आपका सेक्शन चलेगा। पहले हमारा टीसीएस करता था 206 सेक्शन में, ठीक है। अब सारा का सारा टीसीएस करता है 394 के सेक्शन में, सबका सेक्शन सेम है,
ठीक है। तो पहले जो 206C1 में बहुत सारे आइटम थे, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। अब सबके लिए अब आपको जो TDS या TCS आपको काटना है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ अल्कोहलिक लीकर, ठीक है, ये सारे 2% के स्लैब में आते हैं। तो 2% को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं जी, ठीक है। क्या हो गया, ये 2% में आते हैं, ठीक है। 2% में क्या हो, लीकर, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सेल ऑफ तेंदू लीव्स वही होता है, आपको पता है, बीड़ी वगैरह जिसके पत्ते होते हैं, जैसे बीड़ी वगैरह बनती है उसको तेंदू लीव बोलते हैं। टिम्बर, ठीक है, टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट लीज या टिम्बर ऑब्टेन्ड अदर देन फॉरेस्ट लीज, टिम्बर होता है, ठीक है। तो अल्कोहलिक लीकर, तेंदू लीव्स, टिम्बर, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट और सेल ऑफ स्क्रैप या सेल ऑफ मिनरल्स, ठीक है। ये सब पे TCS का आपका 2% का लिमिट है, ओके। तो यहाँ पे TCS आप 2% से काटोगे जी, ठीक है। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल है कि सेल ऑफ स्क्रैप की बात करोगे तो स्क्रैप का मतलब ऐसा स्क्रैप जिसको एज इट इज़ आप यूज़ नहीं कर सकते हो। पता चला हमारे लैपटॉप का स्क्रैप है हमारे ऑफिस में, इसको हम सेल करते तो सामने वाला एज इट इज़ लैपटॉप को यूज़ कर पाएगा, तो उसको हम स्क्रैप नहीं बोलेंगे। स्क्रैप का मतलब होता है जो प्रोडक्ट आपका स्क्रैप हो, जिसको यूज़ नहीं कर पाओ सेम कंडीशन में, उसको स्क्रैप बोलेंगे। और उस कंडीशन में स्क्रैप होने के बाद उसको सेल करते हो तब जाकर उस पर TCS अप्लाई होता है जी, ठीक है जी। ये ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है तो मुझे ज़्यादा अच्छे से पता, तो मैं आपको बता दिया, ओके जी। और TCS यहाँ पे कलेक्ट कौन करेगा, जो भी सेलर हो, सेलर चाहे जो भी हो, वो सेलर इस पर क्या करेगा, TCS कलेक्ट करेगा, ओके। और किससे कलेक्ट करेगा, कोई भी बायर हो, बायर चाहे कोई भी हो, उससे हम TCS कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन बायर में कुछ चीज़ें ऐसी है, अगर बायर अल्कोहलिक लीकर, तेंदू लीव्स, टिम्बर, स्क्रैप, मिनरल्स पर्सनल यूज़ के लिए लेता है, पर्सनल यूज़ के लिए बाई करता है, तो वहाँ पे TCS अप्लाई नहीं होता है। तो TCS अप्लाई तब होगा जब सेलर सेल करता है किसी बायर को, तो TCS अप्लाई होगा। लेकिन अगर बाई उसको पर्सनल यूज़ में यूज़ करता है, पर्सनल यूज़ के लिए लेता है उस प्रोडक्ट वगैरह को, तो वहाँ पर TCS अप्लाई नहीं होता है। और कुछ जगह पे हमारे गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, एम्बेसी हो, हाई कमीशन हो, लिगेशन, कंसुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन और क्लब्स हो जैसे लायंस क्लब वगैरह, तो वहाँ पे भी आपको TCS अप्लाई नहीं करना है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अपने आप को सेफर साइड में लेकर चलती है, बोलती कि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हमसे TCS मत लो, हम खुद लॉ मेकर हैं, हमसे तुम TCS ले लोगे, ठीक है। बाकी जो जनरल पब्लिक होती है वो लेगी तो उसको ऑफकोर्स TCS उसके ऊपर काटना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा हमारा सेक्शन जो है वो लग्जरी आइटम का है। लग्जरी आइटम्स जितने भी होते हैं जो 10 लाख से ऊपर के होते हैं, उस सब पे एक सिंपल 1% का TCS कटता है जी, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। मोटर व्हीकल 10 लाख से ऊपर का हो, रिस्ट वॉच, जैसे मेरे पास रोलेक्स की वॉच है नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मेरे पास रोलेक्स की वॉच होती जो 10 लाख से ऊपर की वैल्यू होती तो उस पर TCS कटता, सिंपल, ठीक है। 8 पीस हो गया, कुछ कॉइन स्टैम्प हो गया, योट वगैरह हो गया, बोट, हेलीकॉप्टर, ठीक है। ये योट वगैरह तो बहुत ही, आर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा वो होता है, कॉस्टली होता है, 10 लाख से ऊपर ही होता है मेरे भाई। सन ग्लासेस है, हैंडबैग है, पर्स है, शूज़, स्पोर्ट्स वियर, होम थिएटर, हॉर्सेज, 10 लाख से ऊपर की वैल्यू तो उसको लग्जरी आइटम बोलेंगे हम इस सब आइटम को। और उसके ऊपर हम TCS काट लेंगे। TCS कैसे कटेगी, तो कोई भी शेयर किसी भी बायर को बेचता है तो TCS लगाना पड़ेगा, एक्सेप्ट वही वाली बात है, गवर्नमेंट बोलता है भाई मेरे से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो उस पर TCS मत करो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लिगेशन, कंसुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन, लोकल अथॉरिटी, और एक और है पब्लिक सेक्टर कंपनी इंगेज इन पैसेंजर कैरियर, ठीक है। तो उस पर तुम TCS मत काटना, ओके। और याद रखना TCS जो भी कटेगी वो इस नए सेक्शन में TCS कटेगी, और इस नए सेक्शन जो टेबल वाइज है, उस टेबल वाइज जो नया सेक्शन है उस नए सेक्शन में TCS की चालान पे होगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे का सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो चेंज यहाँ पे क्या है, चेंज यहाँ पे ये है कि हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस आ चुके हैं। उस सेक्शंस हमारा टेबल नंबर के फॉर्म में है, तो सारे टेबल नंबर जो भी आप पे एप्लीकेबल होता है उस पर TCS आप पे करोगे, उस सेक्शन में TCS पे करोगे जी, ठीक है। कुछ ही हमारा रेमिटेंसेस है। रेमिटेंसेस मतलब आउटसाइड इंडिया एजुकेशन पर्पस या मेडिकल पर्पस के लिए कोई पैसे भेजते हैं हम,
ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि 10 लाख से ऊपर अगर भेजते हो तब जाकर टीसीएस लगाना, 10 लाख से कम है तो मत लगाना। और साथ में एक और रियायत है कि चलो मेडिकल और एजुकेशन के लिए आप पैसे भेज रहे हो जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, तो 10 लाख से ऊपर है तब जाके अप्लाई होगा। लेकिन अप्लाई होगा तो टीसीएस कितने पे कटेगा, तो 10 लाख से ऊपर का जो पार्ट होगा उस पर हम टीसीएस काटेंगे। ठीक है। और अदर पर्पज़ के लिए होगा तो अदर पर्पज़ के लिए होगा तो भाई 10 लाख से ऊपर है तो टीसीएस कट जाएगी। और उस पर टीसीएस कैसे काटोगे, एक्सेस पार्ट पे 20%, अयासी करोगे अदर पर्पज़ कुछ भी तो 20% का टीसीएस काटेंगे। और काम की चीज़ों के लिए हम सिर्फ 2% का काटेंगे, लेकिन एक्सेस वाले पार्ट पे। ठीक है। कौन काटेगा, ऑफकोर्स ये काम बाहर पैसे भेजने वाला काम किसी डीलर के थ्रू कराना पड़ेगा। तो डीलर, अगर डीलर के थ्रू कराते हो तो किस बंदे के ऊपर टीसीएस कटेगा, एनी बायर, किसी कोई भी बंदा हो उससे हम टीसीएस काटेंगे, लेकिन एक्सेप्ट गवर्नमेंट वाला जो बंदा होता है उसको छोड़ के। ठीक है जी। उसके बाद है कि टीसीएस हमारा ओवरसीज़ टूर पैकेज। अब यहाँ पे ओवरसीज़ टूर पैकेज की बात करें, पैकेज में क्या है कि हम बाहर जाते हैं तो एयर ट्रेवल का भी सर्विस लेंगे उससे, एकोमोडेशन भी लेंगे उससे। ठीक है। तो एकोमोडेशन भी लेते हो, एयर ट्रेवल का भी लेते हो, पूरा कंबाइंड एक पैकेज लेते हो, तब जाके उस पर टीसीएस लगता है। अगर तुम सिर्फ अलग से एक एक सर्विसेज लोगे, एयर ट्रेवल अलग से लोगे, एकोमोडेशन अलग से लोगे, तो उस पर टीसीएस नहीं लगेगा जी। तो पूरे जो पैकेज होते हैं, अगर पैकेज लेते हो किसी क्या बोलते हैं टूर ऑपरेटर से, तब जाके आपको टीसीएस काटना पड़ेगा 2%। यहाँ पे क्या है, मज़े मारने जा रहे हो बाहर, कोई लिमिट नहीं है थ्रेशोल्ड, कितना भी अमाउंट हो 2% टीसीएस काटो। पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और माइंस ऑफ क्वेरी, इसकी अगर भाई देवे कोई भी सेलर किसी बायर को पब्लिक सेक्टर कंपनी छोड़ के उसको ऐसा कोई प्रोवाइड करता है, ठीक है, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा या माइंस या क्वेरी, तो उस पर 2% की टीसीएस लग जाती है जी। और माइंस में क्या है कि ऑयल जो माइनिंग होती है, ऑयल की माइनिंग, उस पर हमारा टीसीएस नहीं लगता है। ठीक है। तो ये जितने भी नए सेक्शन है टेबल के फॉर्म में, वो सारे आपको पता होना चाहिए। इस सेक्शन में आपके टीसीएस की चालान बनेगी और उसके अकॉर्डिंग सारे पेमेंट होंगे जी। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो गंदा हो गया स्क्रीन, जो स्टार्टिंग में स्क्रीन था उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने टेबल पे चिपका दो, और जब भी टीसीएस का केस आएगा तो किस सेक्शन में आपको टीसीएस काटनी चाहिए वो देख के आराम से पे कर दो। ठीक है। एक छोटा सा लास्ट है हमारा कि सारे फॉर्म भी चेंज हो चुके हैं। तो टीडीएस सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अभी हम कंबाइन बता रहा हूँ मैं आपको, टीसीएस दोनों के एंगल से बता रहा हूँ मैं। ठीक है। सबसे पहले आता है सैलरी और पेंशन। तो सबसे पहला जो फॉर्म बना है हमारा फॉर्म 138, वो सैलरी और पेंशन के लिए हमने दे दिया, जाओ सारी सैलरी पेंशन फॉर्म 138 में चला गया। उसके बाद जो टीडीएस बच गए, कोर टीडीएस, जिसमें दुनिया भर के सारे टीडीएस कवर है, वो अगला जो फॉर्म है 140 उसमें डाल दिया। और एक अलग से एक फॉर्म 141 बना दिया। अब बोला कि रेंट एंड प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के ऊपर जो टीडीएस होगा उसके लिए अलग से 141 बना दिया उसने, कि 141 फॉर्म के अंतर्गत इसका टीडीएस का रिटर्न फाइल करना। और इसके अलावा जो टीसीएस होती है, जो अभी पढ़ रहे हैं हम, तो टीसीएस का जितना भी रिटर्न होता है वो फॉर्म 143 में आएगा जी। ठीक है। और अलग से एनआरआई के लिए बना दिया 144, कि जितने भी एनआरआई को पेमेंट होगी टीडीएस वगैरह की, वो 144 में होगी। तो टीसीएस के एंगल से बस हमारा ये काम का है 143 का फॉर्म, जो इस लेक्चर में हमें अपने को कवर करनी है। ठीक है। अगर आपको लेक्चर लगता है कि सिंपल था, समझ सकते हो आप, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो जी, और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ भेज दो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।